हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलीगढ़ नंबर 1 कोचिंग। माय नेम इज असना परवीन। आज हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास का एक सब्जेक्ट दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर को हम एक केस स्टडी से शुरू करते हैं जो कि हमारी सीबीएसई की बुक में ऑलरेडी गिवन है। सो देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन नेम्ड मनसुख भाई प्रजापति, जिनके फादर का एक पॉटरी बिजनेस था जो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। तो उसके लिए उसकी वजह से उनके फादर ने उनसे कहा कि वो इस बिजनेस में एंटर ना करें और कहीं और ट्राई करें। और ये 2001 की बात है, जबकि उस टाइम गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था जिससे कि बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी। तो जब मनसुख भाई प्रजापति जॉब कर रहे थे तो तभी उनको एक न्यूज़पेपर मिला। जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने उस न्यूज़ के बारे में, जो अर्थक्वेक की न्यूज़ थी उसके बारे में पढ़ा कि उससे कितने डिवास्टेशन हुआ है। और उस न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन थी कि गरीबों की टूटी हुई फ्रिज के पीसेस। तो उस न्यूज़ को पढ़ के, उस हेडलाइन को पढ़ के उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना वो किले से फ्रिज बनाएं जो कि बगैर इलेक्ट्रिसिटी के काम करेगा। यानी उनके फादर का पॉटरी का बिजनेस था ही, तो उनको पता ही है क्ले से सब कुछ बनाना। तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि उन्हें क्ले से फ्रिज बनाए। अब उन्होंने वाकई में वो फ्रिज बनाया और वो फ्रिज ऐसा बनाया कि उसमें 10 लीटर पानी स्टोर किया जा सकता था, और वो ठंडा रहने वाला था पानी। और उसमें 2 कंपार्टमेंट्स भी दे रखे थे जिससे कि वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह सेव कर सकते हैं और वो 3 दिन तक फ्रेश रहेंगे। तो ये जो किले से फ्रिज उन्होंने बनाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलने वाला था, वो कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है, वो भी स्पेशली रूरल एरियाज में, जबकि वहां पे कितने कितने दिन तक लाइट नहीं होती। और वो भी 2001 में तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा इशू रहता था, तो उस टाइम तो वो और भी ज्यादा यूजफुल था। तो उनके ये फ्रिज बनाने से बहुत ज्यादा डिमांड हुई उस फ्रिज की, और उनका जो पॉटरी बिजनेस था जो बिल्कुल खराब हो रहा था वो वापस से अच्छा चलने लगा। तो इस केस स्टडी से हमने ये देखा कि एक बिजनेस जो बिल्कुल खत्म होने को है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, उनके एक आइडिया ने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। और लोगों के लिए भी कितना फायदा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो उनको ठंडा पानी मिलेगा और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, खाना है, वो सेव रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो इस तरह इस केस स्टडी को समझने के बाद अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, तो जो कि हम सब सुनते हैं। तो एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? एक ऐसा पर्सन होता है जो कोई बिजनेस शुरू करता है और कुछ अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी को यूज करके कुछ इनोवेशन लेकर आता है, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस बनाता है जो कि उससे पहले कोई लेकर नहीं आया, और लोगों के लिए उससे फायदा होता है। जैसे कि मनसुख भाई प्रजापति ने वो फ्रिज बनाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलता है, जो कि रूरल एरियाज में कितना ज्यादा यूजफुल है। तो इस शख्स को जो कि इनोवेशन लेकर आता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर हो गया एक पर्सन। वो पर्सन जितने भी काम करता है, आइडिया जनरेट करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसके लिए रिस्क लेता है, और जितने भी सब काम होते हैं, उस जितने भी काम वो करता है उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योर को हम एक एक्टर समझ सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्ट हो गया, और उसका जो आउटकम निकल कर आएगा उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि एक एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करता है, सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करके प्रोडक्शन करता है और फाइनल कस्टमर तक पहुंचाता है, और जिससे कि ओवरऑल नेशन का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये 3 टर्म्स आई होप क्लियर है। नाउ लेट्स सी दिस डेफिनेशन. Entrepreneurship may be defined as a systematic innovation which consists of the purposeful and organized search for changes and a systematic analysis of the opportunities that such change might offer for economic and social transformation. तो ये डेफिनेशन भी यही कह रही है जो हमने यहाँ पे अभी समझा कि कोई भी नीड है या कोई भी नीड या वांट को सेटिस्फाई करना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो इनोवेटिव वे लेकर आते हैं, इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, उसके लिए पहले अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह एनालिस किया जाता है कि ये हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ। Now let's see the functions of an entrepreneur. The very first is entrepreneurial function. तो सबसे पहले हमारे पास है इनोवेशन। इनोवेशन इज द की फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इनोवेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेसमैन से अलग करता है। एंटरप्रेन्योर जो इनोवेशन लेकर आता है वो बिजनेसमैन नहीं करता। बिजनेसमैन ट्रेडिशनल मॉडल्स पे काम कर रहा होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में डील कर रहा होता है और अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और यहाँ पे हमने एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस भी जान लिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट फंक्शन दैट इज रिस्क टेकिंग। अब जब कोई बिजनेस शुरू होता है, कुछ इनोवेशन आती है, कुछ नया प्रोडक्ट होता है, तो लोग उसके बारे में अवेयर नहीं होते, और अगर कोई टेक्नोलॉजिकल फीचर है तो लोगों को वो यूज करना नहीं आता, तो लोग उससे अट्रैक्ट ही नहीं होते। तो इसलिए स्टार्टिंग में बिजनेस के अच्छा ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर बिजनेस फेल होता है तो ये पूरा रिस्क जो है एक एंटरप्रेन्योर को बियर करना होता है।
उसके साथ साथ अगर बिजनेस स्टार्टिंग में अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पा रहा और आगे चल के वो ग्रो कर गया, तो उसके बाद भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और उसके वहां पे भी फेल होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए रिस्क इस बिजनेस में पूरे टाइम रहता है और पूरा रिस्क एक एंटरप्रेन्योर को बियर करना होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में क्या होता है कि हियर एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उन सबको एलोकेट करना और उन सबको ये उसको मेक श्योर करना होता है कि उसको कम से कम लॉस के चांसेस रहें और कॉस्ट को वो रिड्यूस कर पाए, अपना प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाए। नेक्स्ट इज प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ओला कैब्स का। ओला कैब्स के बारे में हम सब जानते हैं। तो उसके जो फाउंडर हैं भविश कुमार और अंकित भाटिया, उन्होंने इस आइडिया को कैसे जनरेट किया कि भविश कुमार कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे और वो किसी टैक्सी से ट्रैवल कर रहे थे। तो टैक्सी ड्राइवर से उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए और टैक्सी ड्राइवर ने उनको बीच रास्ते ही छोड़ दिया और बहुत मुश्किल से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। फिर उनको उनके साथ जो सिचुएशन रही उससे उनको ये रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम कितने लोग फेस करते होंगे हमारे इंडिया में। तो उन्होंने एक इनोवेटिव वे वो लेकर आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो है एक ऐसी कैब सर्विस वो प्रोवाइड करें कि लोगों के घर से उनको पिक करके उनके डेस्टिनेशन तक उनको ड्रॉप कर दिया जाए और उनका पूरा सफर बहुत सेफ रहे, बहुत कंफर्टेबली वो वहां पर पहुंच जाएं और लोगों के लिए फेयर प्राइस रहे, लेकिन मिनिमल प्राइस रहे जो उनसे चार्ज किया जाए अपनी सर्विस के लिए। तो ये इस एग्जाम्पल से अब हम इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आइडिया के पार्ट को समझते हैं कि आइडिया को किस तरह डिस्कवर किया जाता है। अब जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए कोई आइडिया या जैसे कोई नीड है, कोई वांट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, अब जैसे कि उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई उन्होंने सोचा कि कितने लोगों के साथ हो सकती है, तो उन्होंने वहां से एक आइडिया जनरेट किया। या फिर हमने जो भी केस स्टडी देखी थी क्ले फ्रिज वाला, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को फेस वो लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा फ्रिज बना दिया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की नीड ही नहीं है। तो इस तरह के आइडिया को जनरेट करना जो कि इन्वायरमेंट में है, हमें उसको अपॉर्चुनिटी समझना है। उसके बाद आता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन किसी आइडिया को इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके बाद उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि ये प्रैक्टिकली अप्लाई हम इसको कर सकते हैं, ये प्रॉफिटेबल रहेगा। तो उसके लिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन में होता है कि सभी जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी रहेगी उस सबको एस्टिमेट करना और उस डिमांड को पूरा हम कर पाएंगे, उसके लिए हमें कितना प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन के साथ साथ हमें कितने ज्यादा लोगों की जरूरत होगी जो इसमें हमारी हेल्प करेंगे, हमें कितने फंड्स की जरूरत होगी, वो सब यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, जिसमें कि हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट इज असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट। अब जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है उन सबको असेंबल करना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए किसी सप्लायर को कांटेक्ट करना होगा और जितने भी हमारी वर्कफोर्स हमें चाहिए, जितने लोगों की जरूरत है, वो सब कुछ एक एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे फंड्स असेंबल करना और जितनी भी चीजों की जरूरत है सभी फैक्टर्स को असेंबल करना है। और क्योंकि एक इनोवेटिव आइडिया है, उसके स्टार्ट करने से पहले कोई और कॉपी ना कर ले या उसके बाद भी कोई कॉपी ना कर ले, तो पेटेंट राइट्स भी लेने होते हैं, वो सब इस फंक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। नाउ एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ हिज बिजनेस, कि उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल की जरूरत है या लॉन्ग टर्म की जरूरत है और अपने फंड्स को वो कहाँ से बोरो करेंगे, किस सोर्स ऑफ फंड से लेंगे, लाइक डिवेंचर्स एंड शेयर्स एंड ऑल। These are the functions, these are the promotional function. Now let's move to next function, that is managerial function. Managerial function ये management का part, management के functions हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है planning. As we all know, it's decision making in advance. हमें आगे एक अपने business को शुरू करने से लेकर अपने goal को achieve करने तक जितनी भी चीजें करनी होंगी उन सबको पहले से decide किया जाता है कि किस तरह से हम काम करेंगे. We have given our book like what to do, when to do and who will do that particular task. So it comes under planning. Next is organizing. अब कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को अकेले रन नहीं कर सकता. He needs a number of people to look after the different aspects. तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर को उन सब लोगों को अरेंज करना होता है, उनको गाइड करना होता है कि वो कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ, उनको कंट्रोल करना होता है. ये सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग पार्ट के अंदर आता है. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. इट्स अबाउट पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट प्लेस. मीन्स के जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस है, अब उनके लिए ऐसे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना जो उसके लिए सूटेबल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि अगर किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है और वो ऐसे बंदे को हायर कर लें जिसको मार्केटिंग आती नहीं है, तो वो उसमें कुछ भी काम नहीं कर पाएगा. तो ये एक क्रूशियल पार्ट है. यहाँ पे सही एम्प्लॉय को हायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है लीडिंग.
अब जब इतने सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो उन सबको लीड करना, उन सबको इंस्पायर करना और मोटिवेट करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको वो इंडिविजुअली अपना गोल समझकर अचीव करें, उसको कहते हैं लीडिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जितने भी काम ये लोग करेंगे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उनको मेजर किया जाता है अपने जो प्लान किया था उससे, ताकि अगर कुछ कहीं पर वो लैक कर रहे हैं तो वो करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। सो दीज आर द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नाउ लेट्स सी दी कमर्शियल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी द फर्स्ट फंक्शन हियर इज प्रोडक्शन। तो जितना भी प्लानिंग किया था, ऑर्गेनाइजिंग किया था, स्टाफिंग किया था, वो सब प्रोडक्शन के लिए था। प्रोडक्शन जब करेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आएगा वही तो मार्केट में जाएगा और उसी को तो सेल करेंगे। सो दिस इज द मेन फंक्शन कि प्रोडक्शन क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक तैयार करना और उस पूरे प्रोसेस को, जितना भी उसमें रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फाइनेंस। फाइनेंस की नीड कंटिन्यूअस है, हमेशा रहेगी इस बिजनेस को शुरू करने से लेकर पूरे टाइम तक। तो कंपनी के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्स की कमी ना हो, यानी जिस टाइम पे जितना फंड्स की जरूरत है उतना उसके पास अवेलेबल हो, ये मेक श्योर करना होता है एक एंटरप्रेन्योर को, ये उसकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। अब जब कोई प्रोडक्ट बन गया तो उसको मार्केट में लेकर जाना है, यानी फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना है। तो फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसको मार्केट में लेकर जाना होता है और फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा जब वो उससे अवेयर होगा, यानी कि उसमें पूरी एडवर्टीजमेंट करना होता है, लोगों को अवेयर करना होता है और अट्रैक्ट करना होता है। तो इट ऑल कम्स अंडर द टर्म मार्केटिंग। नेक्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, लोगों का डेवलपमेंट होना, लोगों को कंपनसेशन देना जो कि बिल्कुल फेयर हो, यानी जितनी सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको सैलरी मिलनी चाहिए, तभी वो लोग सेटिस्फाई होंगे और सेटिस्फेक्शन के साथ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे। नेक्स्ट इज द लास्ट फंक्शन इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एज वी ऑल कॉमर्स स्टूडेंट नोस, अकाउंटिंग क्या है कि रिकॉर्डिंग करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन हम अभी कर रहे हैं, जो हमने पहले किए हुए हैं, उन सबको रिकॉर्ड करना और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अवेयर रहना और हर कुछ टाइम के बाद अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना। इट ऑल कम्स अंडर द टर्म अकाउंटिंग। सो नाउ आई होप दीज फंक्शंस आर क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी जब भी एक सब्जेक्ट है तो तभी तो पहले हम इसकी नीड्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज लाइफलाइन ऑफ अ नेशन। तो किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री की प्रोग्रेस नहीं हो सकती एंटरप्रेन्योरशिप के बगैर, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ट्रेड को प्रमोट करना बहुत जरूरी होता है। तो जब एंटरप्रेन्योर्स कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं और फिर वो उसको अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, फिर वो उससे पैसा अर्न करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो वो सब एक फ्लो चलता है पूरे फंड्स का पूरे कंट्री में। तो इस तरह से पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या है कि ये पूरे एक कंट्री में इनोवेशन लेकर आता है, यानी कि हम जब छोटे होते थे तो अपने कीपैड वाले फोन यूज करते थे, स्नेक वाले गेम खेला करते थे, पर अब हमारे फोन्स में कितने ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो इट इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारे लिए इतने सारे चेंजेस लेकर आए हैं। या पहले लोग ट्रेवल करते थे तो 3-3 दिन तक वो ट्रेवल कर पाते थे, अभी एरोप्लेन के थ्रू और कितने कंफर्टेबली वो कुछ घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इनोवेशन हम लोगों को वो एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं इनोवेशन, यानी हमारे पास अब बाइक्स के नए नए मॉडल्स हैं, मोबाइल्स के नए नए मॉडल्स हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज हम लोगों को मिल रही हैं। तो इस तरह से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है किसी भी एक नेशन के लिए। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर पूरे इन्वायरमेंट को ही ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लाइक हमने सबसे पहले केस स्टडी देखी थी कि रूरल एरियाज में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो मनसुख भाई प्रजापति ने एक ऐसा फ्रिज ही बना दिया जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत नहीं है, यानी उन्होंने अपने पूरे इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दिया और लोगों के लिए वो इतना ज्यादा यूजफुल बन गया। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स इंक्रीज होना बहुत जरूरी होता है। पहले तो प्रॉफिट इंक्रीज कैसे करते हैं, लाइक या तो कोई कंपनी सेल्स को अपनी सेल्स को बढ़ाए और सेल्स को बढ़ाकर वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और अगर सेल्स को नहीं ग्रो कर पा रहे हैं या सेल्स के साथ साथ वो कॉस्ट को रिड्यूस करें तो उससे भी उनका प्रॉफिट अर्न होता है, वो अर्न कर पाते हैं। तो प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा, जब इनकम होगी किसी एंटरप्रेन्योर के पास, तो वो फिर किसी और इनोवेटिव आइडिया पे काम करेगा, फिर इस तरह से और ज्यादा इनोवेशन और डेवलपमेंट हमारे नेशन में होगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एम्प्लॉयमेंट जब लोगों के पास होता है तो पॉवर्टी कम होती है, क्राइम कम होते हैं, लोगों के पास पैसे होते हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
एंड नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स। तो सोशल बेनिफिट्स तो है ही, लोगों का कितना फायदा होता है। लाइक जो ओला कैब्स के बारे में हमने बात की थी, तो ओला कैब से क्या है कि लोगों को कि घर से उनको पिक करना और उनको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, तो उसमें कितनी ज्यादा लोगों के लिए फैसिलिटी है, लोगों का ही फायदा है। या उसके अलावा जो हमने और केस स्टडीज देखी, यानी कि उसमें क्या है कि बस नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो अल्टीमेटली फायदा नेशन का और हम लोगों का ही होता है। सो दीज आर द नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो किस तरह से बिजनेस को शुरू करने से लेकर उसका एंड स्टेज क्या होती है, हम इस पूरे प्रोसेस में जानेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिस्कवरी। तो यहाँ क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने आप को एनालिसिस करना होता है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को समझना होता है और अपने इंटरेस्ट को समझना होता है। जैसे कि मनसुख भाई प्रजापति की एग्जांपल हमने देखी थी कि उनके फादर का पॉटरी बिजनेस था, वो सब उसका यूज करना जानते थे और उनको उसमें काफी इंटरेस्ट भी था, तब उन्होंने क्ले से फ्रिज बनाया। तो इस तरह से जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो जान सकते हैं कि कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है और उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है और अपने जो वीकनेसेस हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। और सेल्फ डिस्कवरी इसी का पार्ट है कि अपने आप को पूरी तरह से एनालिसिस कर लेना। नेक्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। अब जब नीड्स हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी अराइज होती हैं और नीड्स भी लोगों की बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि नीड्स और वांट्स तो कभी सेटिस्फाई पूरी तरह से होती नहीं है, तो हमेशा रहती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को उस नीड को समझना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आइडिया तो उसके बाद वो जनरेट करेंगे, और प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है, उनको समझेंगे, उसके बाद वो उसके आइडिया पे काम करेंगे। तो सबसे पहले नीड को समझना है और वांट्स को समझना है कि एक्चुअली में लोग चाहते क्या हैं, उनकी जरूरत क्या है। नेक्स्ट इज जनरेटिंग एंड डेवलपिंग आइडियाज। अब जब प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया जाएगा, नीड को अच्छी तरह समझ लिया जाएगा, तो उसके बाद देखना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है या इस नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। क्या यहाँ पे इनोवेटिव वेज हो सकते हैं जो कि पहले लोगों ने नहीं सोचे और वो नीड सेटिस्फाई नहीं हुई या वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सो दिस स्टेज इज अबाउट जनरेटिंग एंड डेवलपिंग आइडियाज। नेक्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग हमने अभी फंक्शंस में भी देखा कि प्लानिंग क्या है, जो भी काम हमें करना है, यानी उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करेंगे, उसको पूरा एडवांस में डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह से चीजों को करेंगे, कौन करेगा, किस काम को कैसे किया जाएगा और किस टाइम पे किया जाएगा। इट ऑल कम्स अंडर प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेज इज रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब कोई भी बिजनेस है वो पैसे के बगैर तो चल ही नहीं सकता, तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए होगा कैपिटल। तो कैपिटल के लिए आजकल एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में हम सुनते हैं कि अपने आइडियाज को, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं अपने आइडियाज को, अपने प्लान्स को उनसे डिस्कस करते हैं और फंड्स रेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर बैंक्स हो गए या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से वो बोरो कर सकते हैं। तो इस तरह वो पहले कैपिटल को रेस करते हैं। उसके बाद कैपिटल रेस करने के बाद दिस स्टेज का इज अबाउट स्टार्टअप, यानी अब वो अपने वेंचर को लॉन्च कर देते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको वो मार्केट में लेकर आते हैं। एंड नेक्स्ट मार्केट में लेकर आते हैं, उसके लिए वो कस्टमर बेस डेवलप करते हैं, यानी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर्स को खरीदना शुरू करते हैं और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट ग्रोथ। जब मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है, लोग उससे अवेयर हो चुके हैं और लोग कस्टमर्स उसको खरीद भी रहे हैं, तब कस्टमर्स को लॉयल बनाने की भी जरूरत होती है कि लोग दोबारा उसको खरीदें और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत होती है। तो यानी कि ये पूरी स्टेज ग्रोथ में आती है कि ग्रोथ किस तरह से बिजनेस की होगी, उसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा और डेवलपमेंट की जरूरत है उसमें, और कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं उसको और कहाँ कहाँ बेहतर करने की जरूरत है। तो ये सब हम ग्रोथ में समझते हैं। सो दिस इज द लास्ट स्टेज, दैट इज हार्वेस्टिंग। इस स्टेज पे क्या होता है कि जब एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग से सभी फंक्शंस करते हुए आता है, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, आइडिया को जनरेट करता है, फिर उसके लिए कैपिटल रेस करता है और लास्टली उसको पूरी जब ग्रोथ हो जाती है उसके स्टार्टअप की, तो अब उसके बाद उसको कुछ रिवॉर्ड मिलने की जरूरत होती है, तो वो अपने बिजनेस को सेल करता है, यानी किसी के साथ मर्ज कर देता है। तो यहाँ पे जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा फिर वो किसी और इनोवेटिव आइडिया पे काम करना शुरू करेगा। तो इस तरह से अपने पहले वाले जिसका आइडिया है, जो वेंचर है, उसको वो क्लोज करता है। तो इसी तरह से हमारा प्रोसेस भी खत्म होता है और ये लास्ट स्टेज हमारी हो जाती है। आई होप ये वीडियो सबको क्लियर हुआ। ये जितना भी कंसेप्ट हमने समझा, फंक्शंस को समझा, ये सब यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ है। और अब आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ और आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।